हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर रियल नंबर जो है क्लास 10th का। तो ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड में आपके 5 नंबर 100% पक्के हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में रियल नंबर में जितनी भी कंफ्यूजन है, हर तरह की कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो के अलावा भी मैंने 12th क्लास के भी काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं। जो लोग अगर आप लोगों के जानने वाले हों 12th क्लास में, उनको ज़रूर जो है क्या करिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो में जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा रियल नंबर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो रियल नंबर में आप लोगों को रियल नंबर पता होने से पहले आपको हर तरह के नंबर पता होने चाहिए, जो कि 9th क्लास आपने पढ़ा था, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्या कर चुके होंगे, उनको भूल चुके होंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हर तरह के नंबर। तो सबसे पहले जब तरह का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन से नंबर होते हैं? वे नंबर जिनको हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई चीज काउंट करनी है तो कहां से करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे या गिनेंगे 1, 1.5, 2 ऐसे गिनेंगे? नहीं। अगर कोई नंबर को हमको गिनती करनी होती है तो हम लोग कैसे गिनती करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं जो नंबर और अनंत तक जाते हैं सबसे बड़ा नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। इसमें बीच में देखिए पॉइंट वाले नंबर कोई भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं सेम नेचुरल नंबर की ही तरह होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं की तरह होते हैं पूर्ण संख्याएं, बस उसमें क्या होता है, 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। किसमें? पूर्ण संख्याओं में। इसको डिनोट करते हैं W से। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह के जो नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अब आपसे सवाल बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, हाँ हैं, लेकिन बस 0 नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अगला सवाल आपसे मैं पूछता हूं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ होती हैं। 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण है, 4 भी पूर्ण संख्या है, बस 0 एक्स्ट्रा भी है। तो लेकिन आपसे पूछा था क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर आ गई। तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इसके बाद जो अगले तरह का नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक। नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण अंक, ये भी पूरा नंबर होगा, पॉइंट वाले कोई नंबर इसमें नहीं होंगे। तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक क्या होता है, उदासीन। धनात्मक पूर्णांक में सारे नंबर क्या होंगे? प्लस प्लस वाले होंगे, +1, +2, +3 लंबा चलता चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक की। इसी तरह से ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, फिर चलते चलते -3, -2, -1 सबसे लास्ट नंबर होगा। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने उल्टा क्यों लिखा है -3, -2, -1? क्योंकि देखो माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटा नंबर होता है, उसके आगे जाओगे फिर -3, -2, -1, -3 छोटा, फिर उससे बड़ा -2, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा संख्या क्या है? -1। क्योंकि माइनस में जो होता है वो नंबर, जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बड़े नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे -2 और -5 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है, -5 छोटा नंबर है। तो बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बात करें उदासीन पूर्णांक की, तो उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जो ना प्लस में हो ना माइनस में हो, तो 0 को हम क्या मानते हैं? उदासीन पूर्णांक। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या उसको आप लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन खासियत क्या है? P/Q में P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। मतलब पूरा नंबर होना चाहिए P/Q। ये नहीं कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं 3/5/2, नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या की खासियत ये है कि P/Q के रूप में तो हो, लेकिन P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, मतलब पूरे नंबर हो, प्लस या माइनस हो सकता है, वो कोई बात नहीं। और नीचे वाला नंबर मतलब Q, जिसको हर बोलते हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हर में 0 आ गया, अपॉन में 0 आ गया, तो वो संख्या क्या होती है? अपरिभाषित होती है। वो संख्या डिफाइंड ही नहीं होती है। उसको हम इनफाइनाइट बोल देते हैं, लेकिन वो संख्या क्या होती है? डिफाइंड ही नहीं होती है। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल जैसे आपको दिए हैं, 1/2 है परिमेय संख्या, ऊपर और नीचे वाला नंबर पूर्णांक है और नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, ये भी है परिमेय संख्या। ये भी है, क्योंकि 0 ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है। 5 है कि नहीं परिमेय संख्या? बिल्कुल है। /1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो देखो P/Q के रूप में बदल गया और नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है। -2 है कि नहीं है? बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि -2 के अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में बदल गया। -3/0 ये नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 1 है कि नहीं है परिमेय संख्या? बिल्कुल है, क्योंकि /1 लगा सकते हो, P/Q बन गया। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। जैसे हम बात करें ये वाला नंबर 1.2895, ये तो लगातार चलता ही जा रहा है पॉइंट के बाद।
अब ये रुकेगा ही नहीं कभी, तो उसको फ्रैक्शन में तुम बदल ही नहीं पाओगे। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कोई नंबर ऐसा है जो रूट के अंदर है, अब रूट के बाहर से 3 तो आ नहीं पाएगा, रूट के बाहर तो नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रूट 9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? देखो रूट 9 को हम लिख सकते हैं, बाहर जब ये आएगा तो प्लस माइनस क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अगर चाहे ये +3 लिखो चाहे -3 लिखो, अपॉन में तो मन लगा ही सकते हो इसके, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर रूट के बाहर पूरा पूरा नंबर निकल आ रहा है तो वो परिमेय संख्या बन सकता है, लेकिन अगर रूट के अंदर से वो नहीं निकल पा रहा है तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सब तो जानते होंगे आप लोग, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 0 भी सम संख्या में ही आती है। ठीक है, अब विषम संख्या भी आपको पता है क्या होता है, 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड ना हो, ये सब तो आपको पहले से पता होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में, जो स्वयं और 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें पहला नंबर क्या होगा, 2। 1 को हम ना भाज्य मानते हैं ना अभाज्य, 1 जो है ना भाज्य है और ना है अभाज्य, ना तो प्राइम नंबर है 1 और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो पहला नंबर जो गिनती शुरू होती है 2 से, 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, 1 में आता है और 3 में, 5 भी, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद में कौन आएगा, 23, फिर कौन, 29, फिर 31, ये सब क्या हो गए, प्राइम संख्या हो गई। आप इन सब चीजों में देख रहे होंगे सारे प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या हैं, मात्र एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, वो क्या है, 2। तो आपसे सवाल पूछता है, बताइए एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। चलिए इधर वाला मिटाल देते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग। ये 2 तरह के और नंबर बच रहे हैं, इनको भी समझ लीजिए तो हर तरह के नंबर आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एक संख्या हमने अभी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताया था, प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या होगा, जो अपने और 1 के टेबल में तो आए ही आए, उसके अलावा किसी और के भी टेबल में आ जाए। तो पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा, 4। 4 देखो 2 के टेबल में भी आ जाता है, 6 2 के में भी आता है, 3 में आता है, अपने और 1 में तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा 8, 9, 10 और इसके आगे आपको सारे पता होंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब को प्राइम नंबर, ये भी आप लोगों को आगे समझ में आएगा। ये हमेशा 2 नंबर के बीच में तुम देखोगे। सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अकेला एक नंबर कोई अभाज्य नहीं हो सकता। सह अभाज्य संख्याओं देखने के लिए कम से कम क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जैसे बात करते हैं 3 और 7 के, 3 और 7 में कुछ कॉमन दिख रहा है, या इनका HCF सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। जो कुछ कॉमन नहीं होता है जिसमें, उनका HCF क्या होता है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसको मासा बोलते हैं, वो 1 होता है। अभी आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। 6 और 23 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। तो ये दोनों कौन सी संख्या हो गई, सह अभाज्य संख्याएं हो गई। अब हम लोगों को करना है इसके ऊपर के सवाल, क्वेश्चन करना है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा सारे तरह के नंबर कितने तरह के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप ये क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो 100% आपके 5 नंबर पक्के हैं। वो वाला डायलॉग सुना है ना, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, आप लोगों को यूट्यूब से उठा के यूपी का टॉपर बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो समझने वाली है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, या अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, क्या होता है। जैसे कोई बड़ा सा नंबर आपको दिया है, तो उसको हमको क्या करना है, तोड़ तोड़ कर लिखना है, उसको हमको गुणनखंडों में लिखना है। लेकिन गुणनखंड भी कैसे होने चाहिए, जो उनको तोड़ोगे वो छोटे से छोटे नंबर होना चाहिए। आप लोगों ने अभी तक की ये सुना होगा कि जो हम लोग फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसमें छोटे से छोटा नंबर लेते हैं। छोटे से छोटा नहीं होता है वो नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य नंबर। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जो किसी और के टेबल में ना आता हो, उस टेबल से तुमको काटना है। जैसे 5 से तुम काटोगे, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 4 से नहीं काट पाओगे। अगर छोटे से छोटे की बात होती है तो 4 से काटते हैं ना हम, 5 से क्यों काटते हैं फिर। तो इसका मतलब ये होता है, अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जो नंबर जो है सबसे छोटा होता है उसको नहीं देखते हम लोग। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो क्या हो, खुद में किसी और के टेबल में ना होता, अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं उसको और गुणनखंड के रूप में लिखते हैं उसके नंबर को। कोई नंबर बड़ा सा दिया होगा, उसको हमको गुणनखंडों में लिखना होगा, किसके, अभाज्य गुणनखंडों में।
तो पहला नंबर देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। जैसे लिखा है 140, इसके हमको फैक्टर करना है। अभी आप लोगों ने सुना होगा सबसे छोटे नंबर से करते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे नंबर से नहीं करूंगा, आपको अभाज्य गुणनखंडी तो करने हैं ना। तो ऐसा नंबर कोई भी चुन लो जो अभाज्य हो। मैं देखो 5 से ही करूंगा सबसे पहले, और जबकि कर सकता हूं मैं 2 से भी इसको, ये 5 से भी कर सकता है, 2 से भी। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, देख के नंबर देख के पहचानना आना चाहिए कौन सा नंबर किससे कटेगा। तो देखो लास्ट में अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब वो 100% 5 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 5 से। तो मैं 5 से ही काटूंगा पहले। 5 का टेबल मैं पढ़ूंगा, कितनी बार पढ़ूंगा 5 का टेबल, पहले एक साथ 2 नंबर लेता हूं। 5 2 जा 10, कितना बचा, 4 बचा, 4 और 0 मिलके हो गया 40, 5 8 जा 40, 5 और 40। ठीक है, अब देखो अब 5 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 8 है। लास्ट वाला नंबर अगर 2 से कट रहा है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। अब 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, फिर कट जाएगा 7 से, 7 1 जा 7। तो 140 के जो फैक्टर आ गए वो आपके आ गए क्या, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। छोटा नंबर पहले लिखिए, बड़ा नंबर बाद में, उससे बड़ा नंबर बाद में। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए देख के नंबर की कौन सा नंबर किससे कटेगा। तो अभी जैसे मैंने बता दिया, 2 से कटने का क्या रूल होता है, लास्ट वाला नंबर देखो, अगर लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट में 0 आ गया या 5 आ गया तो समझ लो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे ये सवाल है, अब मुझे पता चल गया लास्ट में 5 दिख रहा है हमको, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसको 5 से ही डिवाइड करना है। तो 5 से काटूंगा मैं, 5 2 नंबर लूंगा, 5 7 जा 35, 3 यहाँ पे आ गया, 5 6 जा 30, 2 यहाँ पे आ गया, 5 25। अभी भी लास्ट में 5 दिख रहा है तो अभी भी मैं 5 से काट सकता हूँ। 5 1 कम 5, 2 यहाँ पे आ गया तो 26 हो गया, 5 को 5 से करा 25 आया, फिर 1 यहाँ पे आ गया, 5 3 15। अब ये नहीं कट रहा है 5 से, अब ये 3 से कटेगा। तो कैसे पता चला मुझे 3 से कटेगा है, 3 से कटने का क्या रूल होता है, 3 से कटने का ये रूल नहीं है कि लास्ट में 3 देख लिया तो 3 से कट जाएगा, नहीं। 3 से नंबर वो कटता है जिसके सभी अंकों का योग 3 से कट रहा हो। तो इसके सारे अंक कितने हैं, 5 और 1 6, 6 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 3 से कट जाएगा तो मतलब पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। काटते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है ना। फिर दोबारा ये किससे कट जाएगा, फिर 3 से कट सकता है, 5 और 1 6 हो गया, और 6 क्या होता है, 3 से कट जाता है। 3 1 कम 3, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 7 21। अब 17 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा 17। तो 17 किसी के टेबल में नहीं आएगा तो अपने टेबल में आएगा, तो 17 हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, किसके, 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे आपके वो आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है ना। इसी तरह ये नंबर तो आप लोग कर ही लेंगे आसानी से, 5 से कटेगा ये, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप लोग को ये नंबर देखिए, जैसे मैंने बताया कुछ नंबर, ये नंबर आपने देखा 7429, ये देखने में ही खतरनाक लग रहा है। तो अब देखना है हमको ये किससे नंबर कटेगा, ठीक है ना। तो ये नंबर किससे कटेगा, 2 से तो कटने वाला नहीं, क्योंकि 2 से कटने का रूल क्या होता है, लास्ट नंबर अगर 2 से कट रहा है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। 3 से देखते हैं, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20 और 2 22, 22 तो 3 से कटता नहीं है। अब 5 से चेक कर सकते थे, 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में ना तो 5 है ना वो है। 6 से चेक नहीं करना है हमको, हमको वही नंबर चेक करना है जो खुद अभाज्य हो, जो किसी के टेबल में ना आते हों, तभी तो इसका नाम अभाज्य गुणनखंड है। 7 से कटेगा, देखते हैं, चलो 7 से कटने का कोई रूल होता है लेकिन हम तुमको ऐसे ही बताते हैं, नॉर्मल देख लेते हैं। 7 1 7, 7 6 42, 0 लगा के, फिर 9 तो आएगा नहीं 7 के टेबल में, तो 8, अब 8 से चेक नहीं करना है, 9 से चेक नहीं करना है, 11 से चेक करना है। तो 11 6 66, 66 और 4 4 8 आ गया, 11 7 77, 5 आ गया, फिर 59 आ गया, तो 11 से भी नहीं कटा। और फिर 13 से चेक करते हैं, 3 से तो कट रहा, कहाँ कट रहा 3 से, तो 11 से भी चेक हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, मैं ट्रिक ये बताता हूँ, जब कोई नंबर किसी से ना कट रहा हो, आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। 17 से इस्तेमाल कर लीजिए, 17 और 19 से वो 100% कट जाएगी। आपके सिलेबस में जो नंबर ना कट रहा हो, जो समझ में ना रहा हो किससे कटेगा, सिर्फ 2 नंबर चेक करिए, 2-3 नंबर, जैसे एक 11 से चेक करिए, एक 17 से चेक करिए और एक 19 से चेक करिए। गारंटी से बता रहा हूँ 100% कटेगा। अभी मैं इसको देख के बता सकता हूँ 17 से कटेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि मुझे तो पहले से ही पता है, मैं पढ़ाता ही हूँ कोचिंग में, तो जाहिर सी बात है मुझे पता ही होगा, कई बार करा चुका हूँ ये सवाल, 2-3 साल से करा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ना, सिर्फ आपको चेक करना है, जब नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी दिखेगा जो कटने वाला सामने दिख जाएगा, जब नहीं दिखे तो समझ लीजिए या तो वो 11 से कट रहा है, या तो 17 से कट रहा है, या 19 से। चलो देखते हैं 17 से कैसे कटेगा ये। 17 को 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 68, 68 आएगा। 68 और 6 क्या होता है, 74, तो 6 और 2 आ गया। अब 17 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 62 आए या 62 से कम आए, तो 17 तियाँ 51 होता है, 17 चौको 68 होता है, 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 तियाँ 51 आ गया। 51 में से 62 में से 51 गया तो कितने बचे, 11 बचे। अब ये हो गया 119, तो 17 सत्ते क्या होता है, 119। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेबल 20 तक की याद होना बहुत ज़रूरी है।
आप लोगों को पहाड़े कहाँ तक याद होना चाहिए, 20 तक की आराम से याद होना चाहिए, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को याद नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इस चैप्टर के लिए आप लोग 20 तक की पहाड़े आसानी से याद करिए अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो, ठीक है ना। तो आप देखिए अभी भी ये कट रहा है किससे, 17 से कट रहा है क्या, 17 दूना 38, नहीं अब ये 19 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 19 से कट रहा है। कैसे पता चला हमको, देखिए पहाड़े अगर आपको अच्छे से 20 तक की याद है तो सामने दिख जाएगा, आंखों से देख के नंबर आप बता देंगे कौन किससे कटेगा। देखिए 19 से कैसे कटेगा, 19 दूना 38, 38 43 में से 38 के कितने बचे, 5 बचे, 5 आया 7 के पहले तो 57 हो गया, 19 तिया 57। अब 23 एक कम 23, 23 तो किसी के टेबल में आता नहीं, तो इसके फैक्टर क्या हो गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो कोई भी नंबर का आप फैक्टर निकाल सकते हैं, बस आपको टेबल याद होने चाहिए कहाँ तक की, 20 तक की। तो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग करते हैं आगे क्या टॉपिक है वो पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब अगला टॉपिक क्या है इस तरह के चैप्टर में, अपने वाले चैप्टर में पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसमें अगला टॉपिक है गुणनखंड। इसमें भी करना है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वृक्ष विधि से। वृक्ष विधि कुछ भी नहीं है, मतलब आपको क्या है एक डायग्राम की सहायता से क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 156 के हमको क्या करना है, वृक्ष विधि से गुणनखंड करने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, बॉक्स बना दीजिए। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करने जाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, अगर इसको आप इस तरह से डिवाइड करते हैं जो गुणनखंड करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं पहले, ठीक है ना। या 3 से भी कट जाएगा, 5 1 6 6 12, 3 से भी कट जाएगा, चाहे 3 से करें चाहे 2 से करें। चलिए हम 2 से कर लेते हैं पहले। तो पहला नंबर क्या आएगा 2, तो 2 को एक तरफ लिख दीजिए, ठीक है ना। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया पहला इसका। अब 2 के बाद में जो करेंगे, जो 2 का गुणा करेंगे वो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और एक यहाँ पे आया 2 अट्ठे 16। अब इसके और फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, ये तो अभाज्य है ही है। अब इसको और तोड़ना है, यही टूटेगा ना आगे, ये तो टूट ही चुका है, इसको और तोड़ लीजिए, अलग से इसके बॉक्स बना लीजिए। ये किससे कटेगा, अभी भी किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है। तो 2 को इसको काटेंगे, 2 ताई 6 और एक यहाँ पे आ गया 2 9 18। अब इसका काम खत्म, ये भी अभाज्य हो गया, इसको काटना है हमको। ये किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि 9 और 3 क्या होते हैं 12, 12 किससे कटता है 3 से। तो चलिए 3 से काटते हैं इसको, 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 एक कम 3 3 तिया 9। अब 13 क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा। बहुत जगह बुक में ऐसे लिखा होता है 13 गुणे 1, क्या लिखा होता है 13 गुणे 1, तो यहीं तक भी छोड़ देंगे तब भी कोई बात नहीं। तो आपको अगर फैक्टर लिखना है तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे, इधर वाले सारे, लेफ्ट वाले सारे क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये तो अभाज्य गुणनखंड है नहीं, क्योंकि ये तो भी कट रहे हैं ना। तो ये पूरा आया नंबर, ये अभाज्य गुणनखंड आए और ये आए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर लिखना भी हो आपको गुणा में तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो कोई अलग चीज नहीं है, ये भी क्या है वृक्ष मेथड भी क्या है जिससे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ये वही मेथड है जिसमें प्राइम फैक्टर हम लोग पहले से निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, वही मेथड ये भी है। बस इसको क्या बना दिया गया है, डायग्राम बना के बॉक्स बना के दे दिया गया है। कभी कभी सवाल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया है सवाल, यहाँ पे लिखा होता है 78, यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ये खाली कर दिया यहाँ पे, ये ऐसे कर दिया, ऐसे सवाल दे देगा आपको। आप कहेगा कि बताइए जो बॉक्स है, बॉक्स में क्या क्या भरा जाएगा। तो जाहिर सी बात है बॉक्स में क्या क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 78 आया है तो यहाँ पे 7 आया है, तो यहाँ पे 2 का, यहाँ पे किसका टेबल पढ़े हैं कि जो है लास्ट में 7 आ जाए, तो 2 सत्ते ही 14 आएगा, 78 में 2 ही मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो यहाँ पे 2 भर दोगे अपने आप से। अब ये 39 है, यहाँ से इसको, ये 78 है, 78 को किससे काटा गया है, 2 से काटा गया है, तो 2 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ताई 6 2 9 18। फिर यहाँ पे 39 है, 39 को काटा गया है 3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया। तो समझ गए आप लोग कि जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे आप आसानी से भर सकते हैं। अब 13 का फैक्टर क्या करोगे, 13 1 13 ही होता है। तो कभी कभी इस तरह से आपको डायग्राम में क्या करेगा, कुछ खाली जगह पे दे देगा और वहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पे डायग्राम भरना होगा। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो चलिए अब इसके आगे क्या टॉपिक है इस चैप्टर में वो देखते हैं। तो अब इसके बाद इस चैप्टर में है लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम से समझिए, लीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम, कॉमन का मतलब क्या होता है सेम, और मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे छोटी गुणनखंड जो कि सेम हो 2 नंबरों का या 3 नंबरों का, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम बोलते हैं। जैसे अब हमको एलसीएम निकालना हुआ 5 और 8 का, तो सबसे पहले क्या नाम इसका अभी मैंने बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों के मल्टीपल लिखो आप जरा। 5 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, दूसरा क्या होगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, चलता चला जाएगा आगे कहाँ तक लिखेंगे आप। इसी तरह 8 के मल्टीपल लिखो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। तो देखिए ये मल्टीपल लिखे हैं 5 के सारे, ये सारे गुणनखंड जो लिखे हैं, जो वो मल्टीपल लिखे हैं गुणन, ये किसके लिखे हैं, ये लिखे हैं आपके 8 के मल्टीपल। तो देखिए पहला ऐसा कौन सा नंबर है कम से कम जो सबसे छोटा भी है और इन दोनों में सेम भी है वो। तो देखिए है कोई ऐसा नंबर, हमको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 40,
पहला 40 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सबसे पहला ऐसा नंबर है दोनों में जो क्या है, कॉमन है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो डेफिनेशन जो एलसीएम की है जिसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब इन दोनों में सबसे छोटी चीज़ जो कि क्या है, कॉमन है। तो 40 आ रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम। लेकिन हम लोग सवाल में एलसीएम इस तरह से नहीं निकालेंगे। हम लोग किस तरह से निकालेंगे वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए बताया है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं इससे आगे कैसे करते हैं हम लोग एलसीएम। अब आपकी बुक का आप लोगों ने देखा होगा एलसीएम निकालने का ये सवाल है। आपकी बुक जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका हम लोग कर रहे हैं सवाल नंबर सेकंड का थर्ड सवाल पार्ट कर रहे हैं। तो हमको एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने जो तरीका बताया है वो तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि एलसीएम होता क्या है। अगर दो बड़े बड़े नंबर का एलसीएम निकालना है तो क्या इसका हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे क्या, नहीं, उससे तो शाम हो जाएगी और शाम तक भी आंसर नहीं आ पाएगा और कॉपी के पेज अलग से भर जाएंगे। कहने का मतलब वो है, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था ताकि समझ में आ जाए। तो आसानी से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो तरीका सिंपल सा बता रहा हूँ। क्या करिए, आप गुणनखंड कर लीजिए दोनों के। पहले 336 के गुणनखंड करते हैं। 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। सब लोग बोलते हैं शुरू से छोटे से करो, मैं बड़े से करूंगा, 3 से ही करूंगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। अभी किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 5 10 और ये 11 था तो 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 4 और यहाँ पे बनाया 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 2 7 14। फिर 7 से कटेगा, 7 1 7। अब इस तरह से 54 के भी फैक्टर कर लीजिए। 54 के फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा पहले, 2 2 4 और एक यहाँ पे आ गया क्या, 1 2 7 14। अब 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। अब इसको एक साथ लिख लीजिए पहले, 336 को लिख लीजिए पहले। 336 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 4 बार क्या दिया है आपको, 2, एक बार 3 दिया है और एक बार 7 दिया है। इसी तरह 54 में क्या दिया है आपको, एक बार 2 दिया है और 3 बार 3 दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे कितनी बार 2 आया है, 2 2 4 बार, 4 बार लिख दिया। एक बार 3 आया है और एक बार 7 आया है। एक बार 2 और 3 बार 3। अब अगर हमको निकालना है एलसीएम तो ध्यान रखिए, आप देखिए यहाँ पे नंबर कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं। 2 इस्तेमाल हुआ है, 3 इस्तेमाल हुआ है, 7 इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर हमको सबसे पहले 2 लेना है, आप देखिए ऊपर कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4। नीचे कितनी बार आया है, 2 बार। तो जिसमें ज़्यादा बार 2 आया है आंसर में हमको एलसीएम में उतनी ही बार लिखना है। ऊपर 4 बार आया है 2, नीचे 1 बार आया है, तो आंसर में कितनी बार लिखेंगे, ज़्यादा बार वाला 4 बार। 1 2 3 और 4। 3 की बात करते हैं, 3 ऊपर 1 बार नीचे 3 बार, तो आंसर में भी कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 7 ऊपर 1 बार भी आया है, नीचे 1 बार भी नहीं आया है, तो आंसर में 7 लिखेंगे। अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 बार आया है तो 3 लिख दिया, 7 लिख दिया। और यह पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आप लोग। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ये हो गया। 3 3 9, 9 3 27 ये हो गया और 7 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। 16 सत्ते क्या होता है, 112 होता है ना। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 7 सत्ते 49 के 9, हासिल आया 4, 7 दूना 14 और 4 18 हो गया। इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 नवैया कितना होता है, 144। 144 के क्या होते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसको ऊपर ले आते हैं। 16 को 189 से मल्टीप्लाई करना है। 16 नवैया 144 के 4, हासिल आया 14। 16 अट्ठे कितना होता है, 128। 128 4 132, 132 और 10 142 के 2, हासिल आया 14। 16 कम 16, 16 4 20 और 10 30। तो ये आ गया आपका एलसीएम। अब अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। 16 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहाड़े आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन टेबल याद होना 20 तक की तो क्या है, बहुत ज़रूरी है। कहानी याद हो सकती है, गाने याद हो सकते हैं, तो क्या याद हो सकते हैं, टेबल भी याद हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3024 इसका एलसीएम। इसी तरह अगर इसका एलसीएम निकालना है, यहाँ 3 नंबर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके फैक्टर निकालते हैं। 8 के फैक्टर निकालने जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। 9 के निकालेंगे तो छोटा ही सही है, 3 3 9, 3 1 3। 25 के फैक्टर निकालेंगे तो 5 से आसानी से कट जाएगा, 5 हम 25 और 5 एकम 5। तो सबसे पहले 8 को लिखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3। 25 को लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम निकालने जाएंगे तो मैंने बताया कितने नंबर इस्तेमाल हुए हैं, 2 3 5। ऊपर 3 बार इस्तेमाल हुआ है 2, नीचे 2 बार आया है, 1 बार भी नहीं आया और यहाँ तो 1 बार भी नहीं आया, तो आंसर में भी कितनी बार आएगा, 3 बार। 2 की पावर 3 लिख दिया। 3 बीच में 2 बार आया है, यहाँ 1 बार भी नहीं, यहाँ 1 बार भी नहीं, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है 2 बार उसको लिखेंगे। 5 यहाँ पे 2 बार आया है, बाकी दोनों में आया ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 2 बार आया है, तो लिख देंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9, 5 25। 25 नवा होता है 225। 225 को मल्टीप्लाई करना है 8 से।
8 5 40 के 0 हासिल आया 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल आया 2, 8 दूना 16 2, 18, 1800 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो एलसीएम निकालने का तरीका सिंपल सा होता है, आप फैक्टर कर लीजिए, जितने भी नंबर का एलसीएम निकालना है सबके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। फिर देखिए उसमें कौन कौन से नंबर इस्तेमाल हुए हैं। जो एलसीएम में जब आप लिखने जाएंगे तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा किसी चीज़ में आंसर में एलसीएम में उतने ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताया था मैंने समझने के लिए, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में 2 आया था कितनी बार, 4 बार, नीचे आया था 1 बार, तो आंसर में इसको मिला के 5 बार मत लिख दीजिएगा। ऊपर ज़्यादा बार आया है 4 बार तो आंसर में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4 बार। 3 नीचे 3 बार आया था, ऊपर 1 बार आया था, तो मिला के 4 मत लिख देना 4 बार। कितनी बार लिखोगे, जिसमें ज़्यादा बार आया हो, 3 बार तो नीचे 3 बार। 7 ऊपर 1 बार आया, नीचे 1 बार भी नहीं आया, तो आंसर में सबसे ज़्यादा बार 1 बार आया था तो 1 बार लिख दिया आपने एलसीएम में। सबको मल्टीप्लाई कर देना है और क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए इसके आगे क्या करते हैं, एचसीएफ के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ मैं। अब आप लोगों को समझाता हूं मैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, नाम से समझिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब समझते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है मल्टीपल और एक क्या होता है, फैक्टर। मल्टीपल का मतलब मैंने बताया था अभी क्या होता है, मल्टीप्लाई, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। कोई नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे अब इसके सारे फैक्टर लिखिए। पहले क्या लिख रहे थे हम लोग, एलसीएम में मल्टीपल थे वो, कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, गुणनखंड, गुणनफल करना। और यहाँ पे फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो 15 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 3 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। इतने टेबल में आता है। 18 किस किस टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 1 में आता है, और किस में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, और 18। ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये सारे जो नंबर हैं इन नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये सारे नंबर इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। इसी तरह से ये सारे नंबर जो हैं 18 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। मतलब ये सारे नंबर 18 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब ये सारे क्या हैं, फैक्टर हैं। तो इसमें से कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो कि क्या है, कॉमन है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है और सबसे बड़ा भी है। तो देखिए ऐसे तो कॉमन तो ये भी है 1 1, तो क्या 1 फैक्टर 1 हो जाएगा क्या एचसीएफ, नहीं। इसमें बताया गया हाईएस्ट, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉमन है, 2 तो है नहीं, 3 से भी बड़ा कोई कॉमन है, देखो 3 से बड़ा कोई कॉमन है नहीं, 3 से बड़ा कोई कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर 3 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो आपको बता दिया, 3 आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बताया है कि कैसे निकालते हैं एचसीएफ, होता क्या है एचसीएफ। तो अगर बड़े बड़े नंबर दिए हो, मान लो 5000 और 6000 का एचसीएफ निकालिए, तो क्या सबके फैक्टर लिखने बैठेंगे क्या, फैक्टर तो किसी किसी का फैक्टर तो 1-1000 फैक्टर होंगे, तो क्या पूरा बोर्ड फैक्टर से भर देंगे, नहीं। उसका निकालने का तरीका होता है बहुत आसान। जिस तरह से एलसीएम निकाला था हमने, उसी तरह से क्या निकालेंगे, एचसीएफ। उसके लिए भी क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंड करेंगे। 2 बड़े बड़े नंबर दिए होंगे तो उनके गुणनखंड करेंगे और उसके फैक्टर आसानी से निकल आएगा। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक की, और आसानी से कॉपी और पेन लेके बैठिए, तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कोई सवाल करके आपकी बुक का ही। अब आपके ये 2 सवाल जो दिए हैं, ये है बुक का एक्सरसाइज 1.1 का तीसरे का पहला सवाल। इसके एचसीएफ निकालने हैं, 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 2 नंबर का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ये 2 नंबर है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसको समझाता हूँ पहले। तो जिस तरह से एलसीएम में सबके फैक्टर किए थे, इसके भी सबके आपके कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6, और 3 1 = 3। इसी तरह 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 से कटेगा पहले, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। इसी तरह आप करेंगे 21 के फैक्टर, तो किससे कटेगा, 3 सत्ते 21, और 3 1 7 एकम 7। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सारे। 12 के क्या आए हैं फैक्टर, 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर क्या आए हैं, 3 × 5। और 21 के फैक्टर क्या हैं, 21 के फैक्टर आए हैं आपके 3 × 7। तो इसमें देखिए आपको क्या देखना होता है, सब में देखो पेयर बनाओ, पेयर मतलब जोड़ा बनाओ। तो तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, इसके अलावा और कुछ जोड़ा बनना है किसी का, नहीं बनना है। तो जो अगर 3 नंबर है तो तीनों में वो चीज़ होनी चाहिए, अगर 2 नंबर है तो दोनों में वो चीज़ होनी चाहिए, अगर 4 नंबर है तो चारों में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है, एक ही बार आया है जो तीनों में एक एक बार क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 1 बार 3 लिखोगे उसको। 3 बार 3 दिया तो 3 बार 3 मत लिख देना,
जितनी बार भी कॉमन है उतनी बार, अगर एक 3 जो है तीनों में है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3, तो एक क्या बन गया, जोड़ा बन गया तीनों में का। तो हमने HCF क्या लिखा, एक ही बार क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो इसको बोलते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का ये क्या हो गया, तरीका हो गया। अब इस वाले सवाल में करते हैं तो सबसे पहला काम वही सेम करते हैं, दोनों को क्या निकालते हैं, फैक्टर। 2 से कटेगा 2 एक कम 2, एक यहाँ पे आया 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 ताई 6। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 2 यहाँ पे आया 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर किससे कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 657 के फैक्टर निकालते हैं। अच्छा बताइए 657 किससे कटेगा, देखने में लग रहा है 7 5 12 12 6 18, मतलब 3 से कट जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 आया 3 9 27, अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 73। तो हमको लग रहा है किसी से कटेगा ही नहीं, हमको लग क्या रहा है, कटेगा ही नहीं किसी से। 73 का टेबल तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं 73 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर को लिख लीजिए आप सही से। 306 है, इसको लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और इसको क्या लिख सकते हैं 657 को, 657 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73। अब देखो यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, पहला तो 3 दोनों में एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, फिर एक और 3 का एक पेयर बन रहा है, इसके अलावा कोई और पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जितने पेयर बन रहे हैं उतने आंसर लिख दो HCF में। HCF बराबर क्या लिखोगे, एक 3 का पेयर यहाँ बनना है तो एक बार 3 लिखोगे यहाँ पे, एक 3 का पेयर यहाँ बनना है तो एक बार 3 यहाँ पे लिखोगे, तो आंसर क्या आ गया, 9। तो इस तरह से क्या होता है, HCF निकाला जाता है। HCF निकालना ज़्यादा आसान है, LCM निकालना थोड़ा सा है, कैलकुलेशन है बस खाली LCM में, और बाकी जो है क्या कहते हैं HCF निकालना तो ज़्यादा ही आसान है कुछ। तो ठीक है ना, ये हो गया HCF निकालने का तरीका, और आपकी बुक के ही सवाल हो गए। और देखते हैं क्या है आपकी बुक में इसके आगे, तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का आपकी बुक में सवाल दिया है, HCF दिया है 300, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से दिया है एक इक्वेशन, इसका मतलब हुआ है HCF किसका किसका, 306 और 657 का, कितना है 9, 2 नंबर है 306 और 657, उनका HCF क्या दिया है 1, आपको निकालना है क्या है इनका LCM। तो अब क्या करेंगे आप, LCM निकालने के लिए क्या दोनों का LCM निकालने बैठेंगे क्या, उससे भी आंसर आ जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे इसके गुणनखंड करेंगे, दोनों का LCM ले लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 100% इसके ऊपर सवाल आता है। फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर 2 संख्याएं दी हैं और उनके LCM और HCF दिए हैं तो उसमें एक क्या होता है, रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, ये फॉर्मूला होता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसका इस्तेमाल करके हम ये वाला सवाल कर सकते हैं। HCF दिया है कितना 9, और पहली संख्या इसको मान लेते हैं हम लोग, और इसको क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो चलिए, और निकालना क्या है LCM, फॉर्मूला होता है ये दिया है, LCM निकालना है तो LCM की जगह पे क्या लिखते हैं, LCM लिख देते हैं। HCF की जगह पे क्या रखोगे, 9 दिया है आप लोगों को तो 9 रखोगे आप लोग, बराबर फर्स्ट संख्या क्या मानी है आप लोगों ने 306, तो 306 लिख दिया हमने, और सेकंड संख्या क्या मानी है 657 दी है, वो 657 लिख दिया आप लोगों ने, और निकालना है LCM। देखो जो चीज़ निकालनी होती है इक्वेशन में उसको एक तरफ रोकते हैं, बाकी सारे नंबर को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो 9 को उधर भेजेंगे। तो अगर कोई भी संख्या जो होती है बराबर के उस तरफ जाएगी, अगर इधर मल्टीप्लाई में है बराबर के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए 9 से ये कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, 9 3 27, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 9 3 क्या होता है 27, 27 और 3 यहाँ आ गए, 9 चौको 36। अब आपको बस इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। अब 34 का पहाड़ा तो मैंने नहीं याद किया है अभी तक की, तो इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7 28 के 8 कैरी 2 है, 4 5 20 और 2 22 के 2 कैरी 2 है, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 के 1 कैरी 2 है, 3 5 15 और 2 17 के 7 कैरी 1 आया, 3 6 18 और 1 19। तो यहाँ पे आ गया 8 3 6 7 13 के 3 कैरी 1 आया, 9 3 12 के 2 कैरी 1 आया 1, 22,338 इसका क्या आ गया LCM। ये आसान हो गया, यहाँ पे तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना पड़ा, अगर आप इसके फैक्टर करके LCM निकालते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मल्टीप्लाई करना पड़ता वहाँ पे भी आप लोगों को। तो ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद में जो 1-2 सवाल बचे हैं और एक्सरसाइज 1.2 है वो इसके बाद वाले मैं लेक्चर में करूँगा। आप लोगों को एक सवाल देता हूँ, इसका HCF निकाल के लाइएगा आप। HCF निकालना है आपको 8 15 और 17 का, इसका मतलब निकाल के लाइएगा क्या आप लोग, क्या बताइए कमेंट में इसका आंसर करके ज़रूर बताइए। और लाल बटन जो दिख रहा है ना उसको ज़रूर दबाना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बोर्ड का टॉपर बनाना चाहता हूँ, सड़क से उठा के स्टार बनाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को सारी वीडियो देखनी होगी और लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला ज़रूर दबाना होगा। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो।